रहीम। हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, चैप्टर नंबर 44 ऑफ योर कैटजन। तो हमने उसको बेसिकली बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को तीन मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। एक नैरो स्पेक्ट्रम, दूसरे मॉडरेट स्पेक्ट्रम, तीसरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम को हमने फिर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। एक स्ट्रेप्टोग्रामिन्स आ जाते हैं, लिंकोजामाइड्स एंड ऑक्साजोलिडाइनोन्स आ जाते हैं। इसी तरह से मॉडरेट स्पेक्ट्रम के अंदर आपके लाइड्स आ जाते हैं, जैसा कि कीटोलाइड्स और मैक्रोलाइड्स। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर फिर आपके दो मेन ग्रुप आ जाते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोग्रामिन्स आ जाते हैं और टेट्रासाइक्लिन्स आ जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स को हम पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोलाइड्स को। अब मैक्रोलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं? मैक्रोलाइड्स जो हैं वो आपके बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, जो कि मेनली जाके बाइंड करेंगे 50S राइबोसोमल सब यूनिट को और बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। मैक्रोलाइड्स को हम क्लासीफाई इस तरह से करते हैं कि इसमें हमारे पास तीन माइसिन्स आ जाती हैं। एक एजिथ्रोमाइसिन, दूसरी क्लेरिथ्रोमाइसिन और तीसरी एरिथ्रोमाइसिन। अब जो मैक्रोलाइड्स हैं वो अगर उनकी बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये दे कंटेन लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग जिसके साथ शुगर अटैच होगा। तो हमने क्या बात की, हमने कहा इसको हम क्लासीफाई करते हैं। इसके अंदर तीन माइसिन्स आती हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। और इसकी लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग होती है जिसके साथ शुगर अटैच होता है। ओरल बायो अवेलेबिलिटी इसकी फेयर होती है, अच्छी ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन इसमें फिर आपके पास जो एजिथ्रोमाइसिन आ जाती है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली फूड पे डिपेंडेंट होती है। इसी तरह अभी जब इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यूज़। और लेकिन एजिथ्रोमाइसिन के जो लेवल होते हैं वो टिश्यू और फैगोसाइट्स के अंदर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लाज्मा। और फर्दर जब हम बात करते हैं तो हम इसकी मेटाबॉलिज्म इसकी हिपैटिक होती है, जैसा कि मेनली जो आपकी टेट्रासाइक्लिन थी उनकी मेटाबॉलिज्म भी हिपैटिक थी। और हाफ लाइफ की जब हम बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन की जो हाफ लाइफ है वो सबसे कम है। एरिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ 2 घंटे, क्लेरिथ्रोमाइसिन की 6 घंटे और एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा इसकी हाफ लाइफ होती है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 से 4 घंटे होती है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक का जो कोर है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और याद रखना बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस लेक्चर के एंड तक आप इसे याद कर लेंगे, वो है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी एंड एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ योर मैक्रोलाइड्स। सबसे पहले हम एरिथ्रोमाइसिन की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरिथ्रोमाइसिन जो है इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट कंपाइलोबैक्टर, लिजियोनेला, माइकोप्लाज्मा लिजियोनेला, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड सम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये मेनली आपके 4 से 5 स्पीशीज़ हैं, इनको आपने याद रखना है। एक कंपाइलोबैक्टर, लिजियोनेला, माइकोप्लाज्मा लिजियोनेला, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड सम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। सॉरी, यहाँ पे लिजियोनेला जो है वो 2 दफ़ा है, इसकी जगह पे था CHLA माइडिया। जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट कंपाइलोबैक्टर, लिजियोनेला, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड सम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह जो एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन हैं दे आर एक्टिव अगेंस्ट क्लेमाइडिया, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जिसको आप मैक बर्गर से याद रखें, मैक, एज वेल एज टॉक्सोप्लाज्मा के अगेंस्ट जो है दे आर एजिथ्रो एंड क्लेरिथ्रो, दे आर एक्टिव अगेंस्ट क्लेमाइडिया, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, टॉक्सोप्लाज्मा इनके खिलाफ एक्टिव होते हैं। अब एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि एजिथ्रोमाइसिन जो है ये इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। अब गोनोरिया के लिए जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज योर, एक मिनट, हाँ, दैट इज योर सेफ्ट्रिएक्सोन। लेकिन आप एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो इन कॉन्जुगेशन विद सेफ्ट्रिएक्सोन, या फिर उसके अल्टरनेटिव के तौर के ऊपर आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो। अब सबसे पहली बात तो ये कि ठीक है, हमने बात कर दी, हमने कहा एजिथ्रोमाइसिन दे दो इन कॉन्जुगेशन विद और अल्टरनेटिवली टू सेफ्ट्रिएक्सोन गोनोरिया के केस के अंदर। अब गोनोरिया बेसिकली है क्या? गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है which can lead to burning sensation during urination. बर्निंग सेंसेशन होगी मेल के अंदर। इसमें जो है वो यूरिनेशन के दौरान जो है वो पस डिस्चार्ज होगी, और इसी तरह फीमेल के अंदर जो है वो पेल्विक पेन आएगा और वेजाइनल डिस्चार्ज आएगा।
तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है ना वो इन्फेक्शन है गोनोरिया। तो उसमें मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ योर सेफ्ट्रियाक्सोन, लेकिन आप एज एन अल्टरनेटिव या इन कॉन्जुगेशन विद सेफ्ट्रियाक्सोन आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो। एजिथ्रोमाइसिन का अभी अभी हमने पढ़ा कि इसका जो वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज़ 2 to 4 days, ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि जब आप बैक्टीरिया के खिलाफ जंग छेड़ेंगे तो बैक्टीरिया भी अच्छी तरह से जानता है कि उसने अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करता है टू योर एंटीबायोटिक्स। और रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप करेगा, जैसे पिछले में हमने पढ़ा था टेट्रासाइक्लिन के लिए वो इफ्लक्स पम्प बनाता है, यहाँ भी बनाता है, लेकिन उसमें क्या था कि वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बना लेता है जिसकी वजह से बाइंडिंग नहीं हो पाती टेट्रासाइक्लिन। लेकिन यहाँ क्या करता है कि वो प्रोडक्शन करा देता है मिथाइलेज की। अब ये मिथाइलेज जो है वो बेसिकली क्या करेगा, उसने जाके 23 सब यूनिट ऑफ योर 50S राइबोसोम उसके ऊपर जाके बाइंड करेगा, मतलब सॉरी उसकी मिथाइलेशन करवाएगा। जब उसकी मिथाइलेशन करवाएगा तो वो मिथाइलेटेड 23 सब यूनिट 3S सब यूनिट, इसकी इतनी बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती विद योर मैक्रोलाइड्स। फर्दर हम बात करते हैं कि जो मिथाइलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने मिथाइलेज को प्रोड्यूस करना है उनके अंदर तो जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस। अब पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है जो कि एजिथ्रोमाइसिन के खिलाफ जो है उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, तो पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो क्लैरिथ्रोमाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंट होगा लेकिन एरिथ्रोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने उस क्लास के तमाम जो ड्रग्स हैं उनके खिलाफ नहीं रेजिस्टेंस की, कुछ ड्रग्स के खिलाफ वो रेजिस्टेंट हो गया। और रेजिस्टेंस किस तरह से हुआ है, उसने मिथाइलेज एंजाइम रिलीज की है जिसकी वजह से मिथाइलेशन हो गई 23S सब यूनिट की और बाइंडिंग नहीं हो पाएगी ऑफ योर मैक्रोलाइड्स टू द 50S सब यूनिट। इसी तरह इफ्लक्स पंप है, उन्होंने क्या कराना है, एक्सट्रूजन करा देनी है आपके मैक्रोलाइड्स की। तो ये आपने याद रखना कि इस तरह से जो है आपका बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करता है। फर्दर हम मूव करते हैं कंप्लीट। अच्छा, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि आपके कैटजन के अंदर लिखी हुई है कि देयर इज कंप्लीट क्रॉस रेजिस्टेंस टू द इंडिविजुअल मैक्रोलाइड। अब कंप्लीट अगर कोई ऐसा आपका बैक्टीरिया है जो मिथाइलेज नहीं प्रोड्यूस करा रहा, जो इफ्लक्स पंप के जरिए जो है ना रेजिस्टेंस काज करा रहा है, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी कंप्लीट क्रॉस रेजिस्टेंस। मतलब अगर एजिथ्रोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस हुई है तो वो क्लैरिथ्रोमाइसिन के लिए भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होगा, वो एरिथ्रोमाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंट होगा। उसके अलावा कुछ एंटीरो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो एंटीरो बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली क्या कराते हैं, एंटेरोकोकस बैक्टीरिया वो मेटाबोलाइजिंग ईस्ट्रेजेस जो है वो रिलीज करते हैं, ड्रग मेटाबोलाइजिंग ईस्ट्रेजेस। अब ये जो ईस्ट्रेजेस हैं ये जाके रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, आपके ड्रग को बाइंड नहीं करने देंगे। इसी तरह अब इसके हम क्लिनिकल यूजेस की तरफ बढ़ते हैं और इसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्लिनिकल यूजेस। अब इट इज़ बेसिकली जो आपके मैक्रोलाइड हैं उसमें अगर हम एरिथ्रोमाइसिन की बात करें, एरिथ्रोमाइसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शन काज्ड बाय, अब इसको हम निमोनिक से याद करेंगे। आपने याद रखना है कि माई क्यूट क्लेवर कैट चेज लिटिल अगली बर्ड्स। माई से क्या, माइकोप्लाज्मा नमूनिया, क्यूट से कोरेनी बैक्टीरियम, क्लेवर से कंपाइलोबैक्टर जिजुनाए, कैट से क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, चेज से CH है तो क्लेमाइडोफिला नमूनिया, लिटल से लिजियोनेला नीमोफिला, उसके अलावा अगली से यूरिया प्लाज्मा यूरिया लेटिकम, इसी तरह बर्ड से बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। आपने क्या याद रखना है कि माई क्यूट क्लेवर कैट चेज लिटिल अगली बर्ड्स। माई से माइकोप्लाज्मा नमूनिया, क्यूट से कोरेनी बैक्टीरियम, क्लेवर से उसी तरह कंपाइलोबैक्टर जिजुनाए, कैट से क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिक्स, चेज से क्लेमेडोफिला नमूनिया, लिटल से लेजियोनेला नीमोफिला, अगली से यूरिया प्लाज्मा यूरिलिटिकम, बर्ड से बर्डिटेला पर्टेसिस। सो उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि एरिथ्रोमाइसिन इज आल्सो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई एज वेल एज बीटा लैक्टिमेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकस। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई के खिलाफ तो ये बेसिकली एक्टिव है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में भी जो पेंसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस जो आपकी स्पीशीज आ जाती हैं उनके खिलाफ एक्टिव नहीं है। सो ये एक्टिव है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट, लेकिन उसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई में एक्सेप्शन ये है कि जो पेंसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है उसके खिलाफ ये जो है एक्टिव नहीं है।
इसी तरह से एरिथ्रोमाइसिन इज एक्टिव अगेंस्ट बीटा लैक्टिमेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई बट नॉट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो बेसिकली आपकी यूज़ होती है इन स्पीशीज़ जो कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सेला कैथ्रेलिस और नाइजीरिया स्पीशीज़ के खिलाफ। इसी तरह इसकी जो सिंगल डोज होती है एजिथ्रोमाइसिन की, दैट इज इनफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन विच आर काज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अब हम पीछे अगर आप रिकॉल करो तो हमने ये देखा कि इट इज़ बेसिकली important in the it has a spectrum that treats क्लेमाइडोफिला नमोनिया, और ये क्लेमाइडिया स्पीशीज़ के अगेंस्ट इसका एक्टिव होती है। तो इसी तरह जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस काज करा रहा है, उसकी आप सिंगल डोज दोगे एजिथ्रोमाइसिन की, दैट विल बी इनफ। इसी तरह जो अगर आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया है तो उसके अंदर 4 डे कोर्स आप अगर एजिथ्रोमाइसिन का दो, दैट विल बी इनफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया। इसी तरह जो तीसरी ड्रग थी आपकी क्लेरिथ्रोमाइसिन का जो सेम स्पेक्ट्रम होता है और यूज़ होता है एज एरिथ्रोमाइसिन। अब स्पेक्ट्रम क्या था एरिथ्रोमाइसिन का? ठीक है, स्पेक्ट्रम ये था कि माइक्यूट सॉरी इसमें क्या था, हाँ ठीक है, माई क्यूट क्लेवर कैट चीज लिटिल अगली बर्ड्स। तो उसी तरह माइकोप्लाज्मा नमोनिया, कोरोनिबैक्टर, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाए, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडोफिला नमोनिया, लीजियोनेला नीमोफिला, यूरिया प्लाज्मा यूरिलेटिकम, इसी तरह बॉडीडेला पोर्टियोसिस। तो इसका भी सेम क्लेरिथ्रोमाइसिन एज अ सेम स्पेक्टर और उसका यूज़ भी सेम होता है जस्ट लाइक यूर एरिथ्रोमाइसिन। एंड इट इज़ ऑल्सो, जो इसका एक इंपॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ यूज एज अ प्रोफाइलेक्सिस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। मतलब क्या इन्फेक्शन आपकी डिजीज़ से पहले जो है ना कोई भी इन्फेक्शन ना हो, तो फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के लिए आप क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हो। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ ड्रग रेजिमेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर विच आर काज बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। इसी तरह एक और ड्रग है, बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रग है फिडोक्सोमाइसिन। तो फिडोक्सोमाइसिन का नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है विच इज़ एक्टिव अगेंस्ट योर ग्राम पॉजिटिव एरोब्स एंड एनारोब्स के खिलाफ जो है बेसिकली एक्टिव होती है। और इट इज़ एज इफेक्टिव एज वैंकोमाइसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल कोलाइटिस। अब क्लोस्ट्रीडियम डेफिकाइल कोलाइटिस जो है विच इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ योर कोलन, तो उसके अगेंस्ट जो है एक्टिव होती है फिडोक्सोमाइसिन। ये आपने याद रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। इसको ओरली देते हैं, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इसकी मिनिमल होती है। अब हम टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं। टॉक्सिसिटी के अंदर इसका एडवर्स इफेक्ट मेनली एरिथ्रोमाइसिन के साथ जो होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन है, स्किन रैशेज है, इसिनोफिलिया आपने याद रखना है। इसी तरह एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रोलेट जो है, एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रोलेट हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस काज कराती है, मेनली प्रेग्नेंट वेमेन के अंदर ये काज कराती है। अब बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस क्या होता है? ये बेसिकली ड्रग इंड्यूस्ड, आपने एरिथ्रोमाइसिन ली। अब एरिथ्रोमाइसिन ने क्या किया कि उसने जाके आपने ड्रग ली एरिथ्रोमाइसिन, उसने एलर्जिक रिएक्शन काज कराया या एलर्जिक इन्फ्लेमेशन काज करवाई आपके लिवर की। ठीक है, उसने एलर्जिक इन्फ्लेमेशन काज कराई लिवर की। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो बाइल फ्लो करनी थी लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, वो क्या हुई, ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से कोलिस्टेटिक सिनेरियो बन गया। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस। ठीक है, उसी तरह ये जो आपकी एरिथ्रोमाइसिन होती है ये P450 को इनहिबिट करती है। अब P450 को इनहिबिट करेगी तो ये प्लाज्मा लेवल्स इंक्रीज करा देगी कार्बामेज़ेपिन के, उसके अलावा एंटी कोगुलेंट्स के और डाइजॉक्सिन के। कार्बामेज़ेपिन बेसिकली आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। सम इंटरेक्शन ऑल्सो अगर विद क्लेरिथ्रोमाइसिन, लेकिन चूंकि एरिथ्रोमाइसिन इज़ नॉट एन इनहिबिटर ऑफ P450, सो देयर इज़ नो इंटरेक्शन। तो ये बातें आपने याद रखनी है। सो अगर हाँ एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस होता है, तो उसमें आपने इमीडिएटली अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने स्टॉप कर देनी है एरिथ्रोमाइसिन। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।